हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सीएससी के GS1 पेपर 2019 के बारे में। तो जैसा कि ये 3 आवर्स का पेपर होता है, इसमें 250 मार्क्स के पेपर रहते हैं। ये सब आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। फिर हम लोग मेनली फोकस करेंगे क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका 20 क्वेश्चन है। इसका वर्ड लिमिट और आपका मार्क्स इस क्वेश्चन का आपका इच एवरी क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, पहला क्वेश्चन में है आपका हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट इन द गंधारा आर्ट। यहाँ पे गंधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को मतलब उजागर करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट मतलब यहाँ देखिए गंधारा आर्ट के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो उसी के बारे में ये पूछा गया है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, जो कि आसानी से इसके बारे में आप नितिन सिंघानिया के बुक में पा सकते हैं इसके डिटेल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि द 1857 अपराइजिंग was the culmination of the recurrent big and small local rebellion that had occurred in the preceding hundreds years of British rule. Elucidate. देखिए यहाँ 1857 यह अपराइजिंग के बारे में मतलब यूपीएससी मेंस पेपर में पूछता ही रहता है। इससे पहले भी यूपीएससी ने पूछा है ये। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया है कि 1857 का विफल ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। सुस्पष्ट कीजिए। तो यही 1857 जो आपका रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद जो अपराइजिंग देखने को मिला था ब्रिटिश के रूल में, उसके बारे में यहाँ फोकस करना है। आगे और बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है एग्जामिन द लिंकेज बिटवीन द 19th सेंचुरी इंडियन रेजिनेंस एंड द इमरजेंस ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी। यहाँ आपका 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य संलग्नताओं का परीक्षण करने बोला गया है। मीन्स लिंकेज बिटवीन 19th सेंचुरी इंडियन रेजिनेंस एंड इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इसके हम लोग ये आपका बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। आपका 2 भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था। फर्स्ट आपका आर्ट एंड कल्चर। 4th में आगे बढ़ते हैं। तो 4th में क्या है, इम्पैक्ट है, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो ये थोड़ा फोकस ज़्यादा कीजिएगा इस पर। एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पर एग्जाम्पल के साथ बताना है। मतलब वैश्विक तापमान का प्रभाव जीवन तंत्र पर प्रभाव का उदाहरणों के साथ आकलन करने बोला गया है। ये आपका ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट में आते हैं। तो इसमें क्या है ना, डिस्कस द कॉजेस ऑफ डिप्लेशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। देखिए ये इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन है। इसमें डिप्लेशन, मैंग्रोव्स का जो डिप्लेशन हो रहा है उसके कारण के बारे में पूछा है। क्या क्या कारण है जिसके कारण मैंग्रोव्स के डिप्लेशन हो रहा है, और इसके एक्सप्लेन करने बोल रहा है उसका इम्पोर्टेंस उसका कोस्टल इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ना, कैन द स्ट्रेटेजी ऑफ रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रोमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि क्या रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग आपका प्रमोट करता है एम्प्लॉयमेंट को। इसमें आपका क्या कहना है, आपको इसमें अपना व्यू पॉइंट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है ना, डिस्कस द फैक्टर फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मतलब उत्तर पश्चिमी भारत के कृषि आधारित खाद्य प्रक्रमण उद्योगों के स्थानीयकरण के कार्य को पर चर्चा करने बोला गया है। द एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आगे और बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ना, व्हाट मेक्स द इंडियन सोसाइटी। ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, यूनिक इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर। ठीक है, तो ये आपका क्या बात है कि भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, इस पर चर्चा करने बोला गया है। इस पर भी आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका 9 में क्या है ना, एम्पावरिंग वुमेन। जैसा कि पिछले वीडियो और हर वीडियो में मतलब बोला गया है GS1 का सीरीज में कि वुमेन पर आपका क्वेश्चन जरूर रहता है। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स या 15 मार्क्स रहता है, इसीलिए ये जो सिलेबस में भी इसका टॉपिक है वुमेन्स करके, उसको फोकस कीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आना डेफिनेटली तय है, तो एक क्वेश्चन अपना पहले ही तैयार करके रख लीजिए। एम्पावरिंग वुमेन इज़ द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, इस पर चर्चा कीजिए। ये आसान भी क्वेश्चन है और ये आपका बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जैसा कि बोला गया है, इसमें सिलेबस से जो आपका पॉइंट उठाकर क्वेश्चन पूछ दिया है। फिर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म से भी हर साल क्वेश्चन पूछता है GS1 में, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ने के टाइम ही बता दे रहे हैं कि कौन कौन टॉपिक एकदम मतलब 100% चांस रहता है कि उससे क्वेश्चन आएगा। तो एक सेकुलरिज्म हो गया, वुमेन्स पे एक क्वेश्चन आता है, और भी आप वीडियोस में चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ भी बताया गया है। तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इस पर किसके बारे में बताना है। ये आपका आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस चीज़ का आपको आंसर नहीं आ रहा है उसका बुक में देखिएगा, और अगर वहाँ नहीं मिला इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर भी आप शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिएगा और ये क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करके रखिएगा। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, मैनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथेंड एंड इंक्रीज द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज, इलेबोरेट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मॉडर्न हिस्ट्री से है। इसमें गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था। इस पर विस्तार पूर्वक मतलब स्पष्ट करने बोला है। ये आपका स्पेक्ट्रम से रेफर कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एसेस द रोल ऑफ ब्रिटिश इंपेरियल पावर इन कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जानना चाहिए। ड्यूरिंग द 1940s मतलब 1940s के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्य सत्ता की भूमिका का आकलन करने बोला गया। इसके बारे में जानकारी सभी को होना चाहिए, इसीलिए इस पर शॉर्ट नोट्स तैयार रखिएगा और इस पर जानकारी बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13 में कि एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वाज लेड बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ स्पष्ट करना है कि अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिला किस प्रकार निर्मित की है। ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 14 में व्हाट इज वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस के बारे में पूछा है, ज्योग्राफी का है। हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया। ये आपका किस तरह अलग अलग रीजन में डिफर करता है, इसके बारे में पूछा है। जल प्रतिबल वाटर स्ट्रेस का क्या मतलब है और भारत में यह किस प्रकार और किस कारण प्रादेशिकता भिन्न भिन्न है, इस पर लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका 15 में क्या है ना, हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड टूरिज्म। पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटक के ऋणात्मक प्रभावों से किस प्रकार पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इस पर जानकारी होना चाहिए। इस पर ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, हाउ इज़ द इफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट की टू द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये भी आसानी से लिखा जा सकता है ये क्वेश्चन का आंसर। दक्ष और किफ़ायती शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है। हाउ इज़ इफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट की टू द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है ना, हाउ डू ओशियन करंट। ओशियन करंट के बारे में जानना चाहिए। ये हाउ डू ओशियन करंट्स एंड वाटर मासेस डिफर इन देयर इम्पैक्ट ऑन मैरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट। गिव सुटेबल एग्जांपल। यह एग्जांपल के साथ बताना है कि महासागर धाराएं और जल राशियां समृद्धि जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभावों में किस किस प्रकार परस्पर भिन्न है, उपयुक्त उदाहरण देना है। अगला क्वेश्चन 18 में क्या है ना, डू वी हैव कल्चरल पॉकेट ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, इलेबोरेट विद एग्जांपल। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उदाहरण के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए।
कल्चरल पॉकेट के बारे में, ये आपका कल्चर से क्वेश्चन है, इसके बारे में आप नितिन सिंघानिया में रेफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 19 में क्या है ना, व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन। देखिए जैसे कि बोला गया वुमेन पर क्वेश्चन आता है, ये भी है। इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस, भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियों क्या क्या है, उसके बारे में यहाँ लिखना है। ये भी आसान क्वेश्चन है, इस पर लिखा सकता है आसानी से। अगला और आखिरी क्वेश्चन क्या है ना, आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं। इसमें आपका क्या है व्यू, उसको आपको शो करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में पूछा जाए इस क्वेश्चन पेपर के, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वाइज, फिर ओवरऑल डिफ़िकल्टी बताएंगे। पहला था आपका सेंट्रल एशियन ग्रीको बैक्टीरियन के बारे में गंधारा। ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका 1857 अपराइजिंग के बारे में, जैसे कि ये नॉन टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है यूपीएससी। ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है आपका 19th सेंचुरी इंडियन रेजिलियंस, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फिर फोर्थ वाला आपका इजी क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में था। फिर फिफ्थ में आपका क्या है ना, डिप्लेशन ऑफ मैंग्रोव, ये इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन है, ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। सिक्स्थ में आपका रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन बोलने का मतलब कि वो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, इसके लिए पढ़ने का ज़रूरत उतना नहीं पड़ेगा, इसको आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 क्या है ना, फैक्टर फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये आपका कल्चर का था, सोसाइटी इंडियन सोसाइटी पे था, डायरेक्ट आपका सिलेबस से पकड़ लिया है टॉपिक को, ये आपका इजी क्वेश्चन है। अगला 9 में आपका एम्पावरिंग वुमेन, ये इजी इसलिए क्योंकि आपका नॉन टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है 10th में चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, ये भी आपका इजी क्वेश्चन क्योंकि ये नॉन टॉपिक है सेकुलरिज्म। अगला आपका गांधीयन फेज के बारे में है, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फिर 12th में आपका ब्रिटिश इम्पेरियल पावर के बारे में जो पूछा, ये आपका मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है। अगला 13 में आपका था अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो इसमें आपका मॉडरेट टू हाई लेवल है क्वेश्चन। अगला वाटर स्टेट, ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट माउंटेन इकोसिस्टम, ये भी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्ट की, ये भी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। अगला ये मैरीन लाइफ, ये मॉडरेट लेवल है। अगला आपका 18 में है कल्चरल पैकेट, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल है। नेक्स्ट आपका 19 में वुमेन चैलेंजेस, ये इजी क्वेश्चन है। 20th में लास्ट क्वेश्चन, ये आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बोलें तो ये आपका इजी टू मॉडरेट पेपर है, जिसमें ज़्यादातर आपका इजी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसको आसानी से ये पेपर को किया जा सकता है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।